लोगों का हार्दिक स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है परागकोश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, ये जो परागकोश होगा इसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंथर। बेटा ये थैले जैसी संरचना होती है और इसके अंदर क्या बनते हैं भैया? पराग कण। और इसलिए बेटा जो पुंकेसर होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका क्या होता है? परागकोश। आपको पता होगा पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। थैले जैसा जो भाग होगा उसे आप एंथर मतलब परागकोश बोलते हैं और धागे जैसी जो संरचना होती है उसे आप पुतंतु मतलब फिलामेंट बोलते हैं। और परागकणों का निर्माण कहां होता है? एंथर मतलब परागकोश में। तो इसलिए पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग बेटा आपका एंथर मतलब परागकोश। एंथर मतलब परागकोश होगा। बच्चों परागकोश को अगर आप देखो, अगर आपको इसमें एक पाली दिखाई देती है तो ऐसे परागकोश को आप एक कोष्ठ की परागकोश या मोनोथीकस एंथर बोलते हैं, जो कि आपका गुड़हल में पाया जाता है। लेकिन यहां देखो परागकोश में दो पालियां दिख रही हैं, तो दो पालियों वाला जो आपका परागकोश होता है उसे आप द्विकोष्ठ की परागकोश या डाइथीकस एंथर बोलते हो। और ये आपको बेटा सरसों के पादपों में दिख जाएगा। फिर हम बात करें, अगर आप एक पाली वाले परागकोश को काटो तो एक पाली वाले परागकोश को काटो तो आपको देखो बेटा इसमें दो चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। जल्दी बताओ, फटाफट दिखाई दे रहे हैं ना? यस, एक कोष्ठ की ये परागकोश है। क्यों सर? क्योंकि इसमें एक पाली है। ठीक है, तो चाहे बोलो बेटा ये एक पाली वाले परागकोश को काटे या एक कोष्ठ की वाले है ना परागकोश को आप काटो तो इसमें आपको दो चैम्बर्स दिखाई देंगे। यस, तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना, प्रत्येक पाली को अगर आप काटो ठीक है तो उसमें आपको दो चैम्बर्स दिखाई देंगे। लेकिन यहां पास देखो आपको दो पालियां दिख रही हैं और हर पाली को काटने पर दो चैम्बर्स मिलेंगे, है ना, दो कोष्ठ मिलेंगे। तो यहां पास देखो क्योंकि दो पालियां हैं, ठीक है, एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई, तो प्रत्येक पाली को काटने पर बेटा दो आपके चैम्बर्स। तो यहां पास देखो इस वाली पाली को काटा दो चैम्बर्स, इस वाली पाली को काटा आपको फिर से दो चैम्बर्स। मतलब यहां पास कुल कितने मिलेंगे बेटा? एक दो तीन चार चैम्बर्स। ध्यान रखना, तो एक कोष्ठ की परागकोश को काटने पर आपको दो चैम्बर्स मिलेंगे। लेकिन जब आप द्विकोष्ठ की परागकोश को काटोगे, बोलो तो डाइथीकस एंथर को काटोगे, तो इसमें आपको चार बेटा चैम्बर्स मिलते हैं। सर इन चैम्बर्स का कुछ विशेष नाम होता है? यस। तो अगर मैं बात करूं बेटा एक कोष्ठ की परागकोश को काटने के बाद आपको ये जो दो चैम्बर दिखाई देंगे बच्चों, इसे हम बायो की भाषा में सूक्ष्म बीजाणुधानियां या लघु बीजाणुधानियां या परागधानियां बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चे ये जो मोनोथीकस एंथर है, बोलो तो सर एक कोष्ठ की परागकोश है, इसमें आपको दो सूक्ष्म बीजाणुधानियां मिलेंगी। ठीक है, एक कोष्ठ की परागकोश मोनोथीकस एंथर में कितनी सूक्ष्म बीजाणुधानियां? सर दो होंगी। लेकिन सर डाइथीकस एंथर में यहां पास तो दो पालियां होती हैं और हर पाली को काटने के बाद हमें दो मिल रही हैं। तो इसको काटा दो मिला, इसको भी काटा दो मिला, मतलब डाइथीकस एंथर द्विकोष्ठ की परागकोश में आपको चार सूक्ष्म बीजाणुधानियां मिलती हैं। प्यारा क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है। अब सुनो बच्चों, तो अगर हम बात करें सर ये जो परागकोश में पाली होती है इसे आप थीका भी बोल सकते हैं। तो बेटा अगर प्रत्येक पाली या लोब या थीका बोलो बेटा, इसमें आपको दो प्रकोष्ठ मिलते हैं। कितने बेटा? दो प्रकोष्ठ, मतलब दो चैम्बर मिल रहे हैं। तो मोनोथीकस एंथर बोले तो बेटा एक कोष्ठ की परागकोश में कितनी पाली होती है? एक। आपने डायग्राम में देखा था, एक पाली वाले परागकोश को क्या बोलते हैं भैया? मोनोथीकस एंथर, एक कोष्ठ की परागकोश। और प्रत्येक पाली को काटने पर आपको दो प्रकोष्ठ, यस, मतलब दो चैम्बर्स मिलते हैं और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बीजाणुधानियां। तो चाहे आप बोलो बेटा ठीक है मोनोथीकस एंथर में कितनी सूक्ष्म बीजाणुधानियां? दो। सूक्ष्म बीजाणुधानियां का एक और नाम भैया लघु बीजाणुधानियां। ठीक है, इसी का एक और नाम बेटा परागधानियां। परागकण वगैरह बेटा बनेंगे ना? यस। तो बेटा ध्यान रखना, यस, एक कोष्ठ की परागकोश मोनोथीकस एंथर में कितनी सूक्ष्म बीजाणुधानियां पाई जाएंगी। ठीक है, और बेटा इस तरह आप देख सकते हो दो मिल रही है ना, तो 22 स्पोरेंजिएट है बेटा ये। ठीक है, अब बात करते हैं डाइथीकस एंथर। तो यहां पास आपको बेटा दो पालियां दिख रही थी, यस, और प्रत्येक पाली को काटने पर आपको दो प्रकोष्ठ मिलता है। तो बेटा दो पालियां हैं तो कितने हो जाएंगे? चार प्रकोष्ठ। और इसे आप लोग क्या बोल सकते हैं? चार सूक्ष्म बीजाणुधानियां या चार लघु बीजाणुधानियां या चार परागधानियां, मतलब ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। तो डाइथीकस एंथर में चार सूक्ष्म बीजाणुधानियां होती हैं। प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब सुनो, परागकोश की अगर आप अनुप्रस्थ काटो तो आपको क्या दिखेगा भैया? आपको जो है ये प्रकोष्ठ या चैम्बर है ना, या बोले तो सर सूक्ष्म बीजाणुधानियां या परागधानियां बेटा, ये लगभग आपको गोलाकार दिखाई देती है। ठीक है, ये देखो प्यारा सा आप लोगों के लिए तड़कता भड़कता बेटा डायग्राम देखो। अगर मैं परागकोश की बेटा अनुप्रस्थ काटूं
ठीक है, परागकोश है उसकी मैंने बेटा ऐसे अनुप्रस्थ काट काट दिया। ठीक है, अब अनुप्रस्थ काट काटने के बाद देखो अनुप्रस्थ काट फटा है ना सर, ऐसे काटते बेटा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो परागकोश की ये अनुप्रस्थ काट है। यस, परागकोश के सबसे बाहर की तरफ देखो आपको क्या मिलेगी, एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा। इसके नीचे क्या मिलती है, अंतःस्तर मतलब एंडोथीसियम। इसके नीचे मिलेगी मध्य स्तर मतलब मिडिल लेयर, और इसके भी नीचे आपको क्या मिल रही है, टैपिटम। और बेटा देखो अंदर की तरफ आपको बीजाणु जनन ऊतक स्पोरोजिनस टिश्यू मिलते हैं। बच्चों एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसके सीक्वेंस से सबसे बाहर मेरे साथ बोलो एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे मिडिल लेयर, उसके नीचे टैपिटम, और भैया सबसे अंदर की तरफ क्या है, बीजाणु जनन ऊतक स्पोरोजिनस टिश्यू। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे ना, सबसे बाहर की तरफ आपको क्या मिल रहा था, बाह्य त्वचा मतलब एपिडर्मिस। तो भाई परागकोश की सबसे बाहरी परत क्या होती है, एपिडर्मिस। ठीक है, एक कोश की स्तर है, यहां पास केवल बेटा एक ही स्तर मिलेगा, एक ही इसकी लेयर पाई जाएगी। ठीक है, और ये करेगी क्या बेटा, बाह्य त्वचा मतलब एपिडर्मिस। तो ये परागकोश को सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, ध्यान रखना, जो परागकोश है उसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है, एपिडर्मिस। बच्चों अगला हमारा होता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो होती है ये बाह्य त्वचा के नीचे होगी, यस सर, एपिडर्मिस के नीचे, और ये भी आपका एक कोश की स्तर है। बोले तो सर ये भी सिंगल लेयर होती है। और बच्चों ये जो एंडोथीसियम होती है, ठीक है, ये आर्द्रता ग्राही होती है। आर्द्रता ग्राही होने के कारण परागकोश के स्फुटन, अगर बात की जाए मुख्य रूप से परागकोश के स्फुटन में कौन सहायता करेगा, बेटा एंडोथीसियम। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्यारा प्यारा क्वेश्चन यहां से भी आता है। फिर आती है सर मिडिल लेयर, आपको पता है ना कहां होगी सर, एंडोथीसियम के नीचे। इसकी बेटा 1 से 3 कोश की स्तर होती है, मतलब मान लो ये आपकी बेटा एक लेयर हो या 2 लेयर हो या 3 लेयर हो सकती है, 1 से 3। तो ध्यान रखना, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। और ये जो मिडिल लेयर होती है ये बनी होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स। बोलो सर मृदु ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। और मृदु ऊतक कोशिकाएं क्या करती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या करती हैं, भोज्य पदार्थों का संग्रह। तो बेटा इसके अंदर भोज्य पदार्थ आपके संग्रह होंगे मिडिल लेयर में। और बच्चों टैपिटम द्वारा भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने के बाद, जो टैपिटम होती है वो मिडिल लेयर से भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। ध्यान रखना, टैपिटम जो होती है वो मिडिल लेयर से भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर लेती है। इस वजह से जो मध्य स्तर है, बोले तो मिडिल लेयर है, वो नष्ट हो जाती है। और आपकी जो मिडिल लेयर होती है वो अल्पजीवी बेटा इसी कारण से होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं सर टैपिटम। टैपिटम कहां थी सर, मिडिल लेयर्स के नीचे। देखा था ना, मिडिल लेयर्स के नीचे क्या थी, टैपिटम थी। सिंगल लेयर थी बेटा, डायग्राम में देखना आप लोग। ठीक है, या सिंगल लेयर बेटा, सिंगल लेयर इसकी भी होती है। ठीक है, बोले तो एक कोश की स्तर बेटा शुरुआत में द्विगुणित होगी बेटा जो टैपिटम की कोशिका है, परंतु बाद में बेटा ये आपकी बहुगुणित एवं बहुकेंद्र की मल्टी न्यूक्लिएटेड बेटा होती है। ठीक है, और टैपिटम जो है क्या करेगी, तो टैपिटम जो होती है वो मध्य स्तर से भोज्य पदार्थों को अवशोषित करेगी। ठीक है, वो जो मिडिल लेयर में भोज्य पदार्थ संग्रह होंगे, ठीक है, आपको पता है ना मिडिल लेयर में भोज्य पदार्थ बेटा आपके इकट्ठा होंगे, संग्रह होंगे, तो उस भोज्य पदार्थ को मिडिल लेयर से कौन अवशोषित कर लेता है, टैपिटम। ठीक है, अतः लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं और जो आपके लघु बीजाणु वगैरह होते हैं उसको पोषण प्रदान करने में भी कौन सहायता करती है बेटा, टैपिटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और टैपिटम से कौन सा एंजाइम आपका निकलता है, कैलेज एंजाइम, है ना। ध्यान रखना, टैपिटम से एंजाइम भी निकलता है और उस एंजाइम का हमारा नाम क्या है भैया, कैलेज एंजाइम। आगे सुनो बेटा, नाम आता है बीजाणु जनन ऊतक, आपने भी डायग्राम में देखा भी था। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये आपका जो ऊतक है भैया किसका बना होगा, कोशिकाओं से। कोई भी ऊतक है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, या आप इसी कोशिका को बोल सकते हो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं। तो ये बीजाणु जनन ऊतक बेटा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। और ये जो कोशिका है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या आप इसी को बोलो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, इंग्लिश में क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और इसी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, बीजाणु जनन ऊतक जो है ये बना होगा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, और इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और क्या बनेगा बेटा, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर। ध्यान रखना। फिर बच्चों एक प्यारा सा टॉपिक जो है आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, लघु बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो देखो बेटा, अभी आपने सुना था कि सर जो
लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसी को आप बोल सकते हो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका भी। तो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका है, जब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन तो इसके फलस्वरूप आपका लघु बीजाणुओं या सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन। और एक प्यारा सा बेटा कॉन्सेप्ट देता हूं, ध्यान रखना, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ध्यान रखना ये द्विगुणित होती है और ये सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका ये भी द्विगुणित होगी। लेकिन जो आपके लघु बीजाणु या जो सूक्ष्म बीजाणु बनेंगे ये अगुणित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन से। तो प्यारे बच्चों जल्दी फटाफट देखो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका जो होगी इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन और बन जाएंगे लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु, है ना। और इस प्रक्रिया को बोलेंगे लघु बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन। अब एक प्यारा प्यारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता चुका हूं कि ये जो कोशिकाएं होंगी बेटा लघु बीजाणु मात्र कोशिका या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका भी बोल दिया जाए, इंग्लिश से बोलेंगे पॉलन मदर सेल। बेटा ये आपकी द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड होती है और आपके जो लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु या परागकण बोलो बेटा ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड मतलब आगुणित होते हैं। ठीक है, अब एक प्यारा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखो अगर आपसे प्रश्न में क्या दिया हो, मतलब आपके प्रश्न में लघु बीजाणुओं की संख्या दी हो, ठीक है ध्यान सुनना, अगर प्रश्न में लघु बीजाणुओं की संख्या दी हो और आपसे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या पूछा जाए तो बेटा लघु बीजाणुओं की संख्या जितनी भी दी हो अगर उसमें 4 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर प्रश्न में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या दिया है और आपसे पूछेगा लघु बीजाणुओं की संख्या, तो अगर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या दिया है तो अगर आप इसमें 4 से गुणा कर दोगे तो आपका साफ साफ बेटा आंसर आ जाएगा लघु बीजाणुओं की संख्या। ठीक है, ये ऐसे बेटा ट्रिक से आराम से निकाल लेना। इसके अलावा एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है तो अगर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। यह भी प्यारे बच्चे आप एकदम ध्यान रखना, पूछ सकता है इस तरह ट्रिक से, चीजें ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों ध्यान सुनो, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा एक, तो कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4। शुरुआत में आपको पता है ना 4 लघु बीजाणु बनेंगे, तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं 4 सूक्ष्म बीजाणु या 4 लघु बीजाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआत में 4 लघु बीजाणु जो होते हैं वो कैलोस की पतली परत से चिपके होते हैं, मतलब शुरुआत में जो 4 लघु बीजाणु बनेंगे वो कैलोस की पतली परत से चिपके होंगे और इस समूह को आप लोग क्या बोलते हैं भाई, ये जो 4 लघु बीजाणु का आपको समूह मिल रहा है, ये जो 4 लघु बीजाणुओं का आपको समूह मिल रहा है जो कि कैलोस की बेटा परत से चिपके हुए हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, चतुष्क मतलब टेट्राड। ध्यान रखना। और बच्चों बाद में क्या होता है आपको पता है ना, टेपेटम से कैलेज एंजाइम निकलता है, पीछे मैंने पढ़ाया भी था, टेपेटम से कैलेज एंजाइम निकलता है। तो टेपेटम से जो कैलेज एंजाइम निकलता है वो क्या करता है, उसकी वजह से ये कैलोस परत बेटा खुल जाती है। ठीक है, टेपेटम से निकलने वाला कैलेज एंजाइम, मेरे साथ बोलो कैलेज एंजाइम, तो कैलेज एंजाइम क्या करेगा बेटा, उसकी वजह से ये कैलोस की परत घुल जाएगी, है ना। और जब ये कैलोस की परत घुल जाएगी तो क्या होगा, ये चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाएंगे और कहेंगे भैया अब तो हम शुरू हो गए हैं, क्या भैया आगे जाने के लिए शुरुआत करेंगे, मतलब अब ये बेटा जो आपके लघु बीजाणु वगैरह है भैया इनको आगे भी तो जाना है, वर्तिकाग वगैरह परागकण वगैरह बनके भैया वर्तिकाग वगैरह पर जाना है। तो चलिए अब बात करते हैं भैया आज के प्रश्न की। तो भैया सब लोग जल्दी से फटाफट बताना 1000 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो फटाफट बेटा कमेंट बॉक्स में आप सब लोग अपने आंसर कर दीजिएगा।